में जुटने की अपील। मौसम विभाग ने आज भी कई इलाकों में भारी बारिश को लेकर जारी किया येलो अलर्ट। रांची में पिछले 24 घंटे के दौरान मानसून सीजन में सर्वाधिक 35 मिलीमीटर बारिश। और झारखंड खेल नीति 2022 का मुख्यमंत्री करेंगे विमोचन। पूर्वी क्षेत्र जूनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 61 पदकों के साथ झारखंड बना ओवरऑल चैंपियन। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें झारखंड। इस वक्त की तमाम अहम और ताजा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं राहुल शर्मा। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड सरकार ने सुखाड़ से निपटने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कल हुई राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में हर गांव में कम से कम 5 नई योजनाओं को शुरू करने का निर्णय लिया गया। बाद में पत्रकारों से बातचीत में श्री सोरेन ने कहा कि इससे ग्रामीणों को रोजगार देने के साथ पलायन रोका जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 लाख नए कुएं और 1-1 लाख तालाब बनाने की योजना शुरू की जाएगी। उन्होंने मनरेगा के तहत कच्चे कार्यों पर लगी रोक हटाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने 5 लाख नए राशन कार्ड जारी करने और सामाजिक सुरक्षा के पेंशनरों को हर महीने की 5 तारीख तक पेंशन भुगतान करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। इस स्थिति में क्या जा सकेगा और आने वाला समय में इसकी समीक्षा करते रहेंगे लगातार। और हमारी प्रयास है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग को हम लोग अधिक से अधिक राहत दे पाएं, रोजगार दे पाएं, उनके आय में वृद्धि हो और जो बाहर पलायन करने की कोशिश कम हो, पलायन ना करे, इसको लेकर हमारा प्रयास है कि उनको रोजगार उपलब्ध कराने का। इसलिए बड़े संख्या में कई योजनाओं को लेने का हमने निर्देश दिया है। और इसमें समय समय पर जो चीज़ें करनी हैं उन सब चीज़ों को, आप जैसे पेंशन वगैरह है, पेंशन को भी हम लोगों ने 1 महीना पहले अब देने का निर्णय लिया है। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने अपने विधानसभा क्षेत्र नाला में सड़क निर्माण कार्य की आधारशिला रखी। इस दौरान श्री महतो ने कहा कि राज्य सरकार आम लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रयत्नशील है। उन्होंने यह भी कहा कि अब तक झारखंडियों को उनकी पहचान नहीं मिल पाई है। और आने के बाद तमाम स्कूलों का विद्यार्थी, यहाँ हमारा बहुत दिन से एक झंझट है कि आज 22 साल पार हो गया, कौन झारखंडी है कौन झारखंडी नहीं है, किसी का कोई आता पता नहीं है। असली झारखंडी कौन है? आप अगर यहां से जामताड़ा चले जाएंगे और नाला कुंडई फतेहपुर का बोली बोलेंगे तो हमको नहीं लगता है कि दुकान में अगर आप आम मांगेंगे तो आपको इमली मिलेगा। आपका भाषा भी नहीं समझता है, जबकि आपका जिला यह स्थिति था। हेमंत सोरेन ने निर्णय लिया है कि नहीं, झारखंडी का पहचान अब हम लोग देंगे। भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को लेकर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाए जाने वाले सेवा पखवाड़ा के तहत कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। गिरिडीह जिले में पार्टी की कल हुई बैठक में रक्तदान शिविर, वृक्षारोपण, चौक चौराहों पर लगे महापुरुषों की प्रतिमा की साफ सफाई और सरकारी कार्यालयों की सफाई जैसे कार्यक्रम चलाने का निर्णय लिया गया। इस दौरान पार्टी के संगठन मंत्री कर्मवीर सिंह और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से इस मुहिम में सेवाभाव से जुटने की अपील की। बैठक में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन 17 सितंबर को है। 17 सितंबर से लेकर के 2 ग्रेटर नोएडा में आयोजित 2 दिवसीय विश्व डेयरी सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। इससे पहले कल हुए सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत का डेयरी क्षेत्र बड़े जनसमूह द्वारा उत्पादन करने के लिए जाना जाता है। के लिए डेयरी विषय पर है।
देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 4,369 नए मामले सामने आए, जबकि इस अवधि में 5,178 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 46,347 मामले सक्रिय हैं। इधर झारखंड में भी कोरोना से जंग जारी है और पिछले 24 घंटे के दौरान अनेक कोरोना वीरों ने इस महामारी को शिकस्त दी है। रांची में इस अवधि में 5 मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि 4 मरीजों ने कोरोना को मात दे दी है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची में कोविड के 26 मामले सक्रिय हैं। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में देश में टीकाकरण अभियान भी तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक कुल 2 अरब 15 करोड़ 49 लाख से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली में व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली कुछ आवश्यक दवाओं की नई सूची जारी करेंगे। इस सूची में शामिल दवाओं को नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी द्वारा निर्धारित मूल्य पर ही बेचा जा सकेगा। इस सूची से बाहर की दवाओं पर वार्षिक रूप से 10% की वृद्धि की जा सकेगी। पिछली बार 2015 में ये सूची जारी की गई थी। आवश्यक दवाओं की सूची में उन दवाओं को शामिल किया जाता है जिनकी देश में ज्यादा जरूरत है और उनका मूल्य आम आदमी की पहुंच से बाहर है। ऐसी दवाओं को सूची में डाला जाता है और उनकी दाम कैपिंग की जाती है। कैपिंग का काम सरकार की रेगुलेटरी नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी की ओर से किया जाता है। इस लिस्ट को ICAR की विशेषज्ञ कमेटी ने तैयार किया है। केंद्र सरकार स्वास्थ्य सेवाओं पर जो खर्च कर रही है उसका नतीजा अब नजर आने लगा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा की 6ठी रिपोर्ट में जनता की जेब से होने वाले खर्च में 16% की कमी आई है। बीते 8 वर्षों में केंद्र सरकार स्वास्थ्य सेवाओं पर खूब खर्च कर रही है, जिसका नतीजा अब दिखने लगा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा की 6ठी रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि लोगों के आउट ऑफ पॉकेट खर्च का यानी स्वास्थ्य पर लोगों के जेब से होने वाले खर्च में 16% की कमी आई है। केंद्र सरकार जहां एक और प्राथमिक हेल्थ केयर को मजबूत कर रही है, वहीं आयुष्मान भारत योजना के तहत 55 करोड़ लोगों को हर साल 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा दे रही है। गांव के लोगों के घर के पास सस्ती और सुलभ चिकित्सा सुविधा मिले, इसके लिए देश भर में 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी खोल रही है। जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होता है, उसका मतलब कि जो मुझे हेल्थ के लिए, मेरे स्वास्थ्य की इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, उसके ऊपर जो खर्च होता है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, वो घटता जा रहा है। बहुत अच्छी बात है। और इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि सरकार का जो खर्चा है हेल्थ सेक्टर पे, हेल्थ की सर्विसेज के लिए, वो बढ़ता जा रहा है। भारत के राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमानों के मुताबिक सरकार का स्वास्थ्य पर खर्च होने वाले देश के सकल घरेलू उत्पाद जहां 2013-14 में 1.15% था, वहीं 2017-18 में बढ़कर 1.28% हो गया है। NHA रिपोर्ट के मुताबिक देश में स्वास्थ्य पर होने वाले कुल व्यय में सरकार के स्वास्थ्य व्यय का हिस्सा 28.6% से बढ़कर 40.6% हो गया है। स्वास्थ्य पर सामाजिक सुरक्षा खर्च का हिस्सा भी बढ़ा है, जिसमें सामाजिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम, सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजनाएं और सरकारी कर्मचारियों को दी जाने वाली चिकित्सा प्रतिपूर्ति शामिल है। कुल स्वास्थ्य व्यय के रूप में वृद्धि 2013-14 में 6% से बढ़कर 2017-18 में 9% से ज्यादा हो गई है। 2013-14 के बाद से स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति सरकारी खर्चे में 74% की वृद्धि हुई है। 2013-14 के बाद से सरकार की ओर से वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा पर खर्च में 167% की वृद्धि हुई है। रिपोर्ट से राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत निर्धारित सार्वभौमिक स्वास्थ्य लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति की निगरानी में भी मदद मिली है। नितेंद्र सिंह, DD न्यूज, दिल्ली। देश भर में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया 17 सितंबर को दिल्ली स्थित सफदरजंग अस्पताल में रक्तदान करेंगे। रक्तदान अभियान का मकसद लोगों में रक्तदान के प्रति जागरूकता पैदा करना है। रक्तदान के लिए ई-रक्त कोष पोर्टल को भी लॉन्च किया गया है।
आप ई रक्त कोष पोर्टल के अलावा आरोग्य सेतु ऐप पर भी रक्तदाता के रूप में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर रक्तदान कर सकें। रक्तदान को महादान भी कहा जाता है। किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को रक्त की कमी न हो, इसके लिए स्वैच्छिक रक्तदाता का एक लिस्ट तैयार किया जा रहा है जो ई रक्त कोष पोर्टल के अलावा आरोग्य सेतु ऐप पर भी उपलब्ध होगा। रक्तदाता को एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ब्लड बैंक में रक्त 42 दिन तक सुरक्षित रह सकता है। देश में 1.5 करोड़ यूनिट ब्लड स्टोरेज की क्षमता है। हर 2 सेकंड में देश में किसी न किसी को ब्लड की जरूरत होती है। हर 3 में से एक व्यक्ति को जीवन में कभी न कभी ब्लड की जरूरत होती है। कोविड के समय 2021 में ब्लड की मांग और आपूर्ति में कमी आ गई थी। 2021 में 1 करोड़ 46 लाख यूनिट की जरूरत थी, लेकिन 1 करोड़ 25 लाख यूनिट ब्लड ही मिल पाया था। एक इंसान में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। हर 3 महीने पर कोई भी व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। तो आप भी इस महादान में अपना योगदान दे सकते हैं और 17 सितंबर से शुरू हो रहे इस अभियान का हिस्सा बन सकते हैं। समाचारों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। सपना देखना जरूरी है, गिरना और गिरकर संभलना उससे भी ज्यादा जरूरी है। कुछ पाने के लिए पक्का इरादा और फिर पूरी लगन के साथ मेहनत, तब जाकर मिलती है मंजिल। मैं एंजल मेरीना तिर्की, मिस यूनाइटेड नेशंस अर्थ 2022। आप भी बदल सकते हैं देश की तस्वीर। अब आपकी बारी है। आपकी आवाज बने लोकतंत्र की पहचान। अगर आप 18 साल के हैं या होने वाले हैं तो अब साल में 1 नहीं 4 अलग अलग तारीखों 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर की अहर्ता तिथि के अनुसार वर्ष में कभी भी वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाएं। अपना आधार नंबर वोटर लिस्ट से जुड़वाएं। ऑनलाइन वोटर हेल्पलाइन ऐप या nvsp.in पर आवेदन करें। एक सही फैसले से ही मिलती है जिंदगी को सही दिशा। इसलिए जागरूक बने, मतदाता बने, लोकतंत्र की मजबूती का हिस्सा बने। एक प्रखंड से कर्मचारी उठ करके माननीय मुख्यमंत्री का आभार प्रकट करने आया है। पुरानी पेंशन व्यवस्था सभी कर्मचारियों को सौगात के रूप में दी है। इस राज्य सरकार हमारी बनेगी। आपके पेंशन का जो सिस्टम है इस पर सरकार पुनर्विचार करेगी। झारखंड के लाखों राज्य कर्मियों के वर्षों के संघर्ष को मिला मुकाम। 1 सितंबर को अभी हमारा पुराना पेंशन चालू हुआ है। हमारे झारखंड के सीएम नहीं होते तो हमें बुढ़ापे का सहारा पुरानी पेंशन व्यवस्था नहीं मिल पाती। हमें मैं बोलने पर विश्वास नहीं रखता, मैं काम करने पर विश्वास रखता हूं। मेरे लिए तो ये अमृत वर्षा है और अंतिम सांस तक मैं मुख्यमंत्री जी के इस वरदान को नहीं भूलूंगा। वादा हुआ पूरा। सीएम हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में सरकार ने लाखों राज्य कर्मियों और उनके परिवार का भविष्य किया सुरक्षित। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब बात मन की बात कार्यक्रम की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 25 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से सुझाव मांगे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि विभिन्न विषयों पर उन्हें भेजे गए सुझावों को अगले मन की बात कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। लोग अपने विचार नमो ऐप और mygov.open फोरम पर भेज सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर भी अपने सुझाव हिंदी और अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइनें 23 सितंबर तक खुली रहेंगी। 1922 पर मिस्ड कॉल देकर और एसएमएस के जरिए लिंक प्राप्त करके सीधे अपने सुझाव आप प्रधानमंत्री को भेज सकते हैं। मौसम विभाग ने रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, पलामू, गढ़वा और गिरिडीह समेत राज्य के कई हिस्सों में आज भी भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इधर बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की वजह से राज्य के कई इलाकों में पिछले 24 घंटे के दौरान रुक रुक कर बारिश होती रही। राजधानी रांची में इस मॉनसून सीजन में सर्वाधिक 35 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इस वजह से जहां सड़कों और गलियों में जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई, इससे आम जनजीवन भी प्रभावित हुआ। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया कि 14 सितंबर तक राज्य के उत्तरी और उससे सटे मध्य भागों, इसके अलावा पूर्वी हिस्से में भी भारी बारिश हो सकती है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज झारखंड खेल नीति 2022 का विमोचन करेंगे। इसका मकसद खेल प्रतिभाओं की पहचान कर उन्हें बेहतर प्रशिक्षण देकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए तैयार करना है। इस खेल नीति में खेल विश्वविद्यालय, खेल अकादमी, ग्रामीण खेल केंद्र राज्य के हर प्रखंड में उच्च कोटि के खेल मैदान का विकास और झारखंड खेल विकास कोष के गठन का प्रावधान किया गया है। वहीं खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति और इंश्योरेंस, इसके अलावा पूर्व खिलाड़ियों को पेंशन योजना का लाभ भी मिलेगा। इस बीच खिलाड़ियों को नौकरी और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण और झारखंड के खिलाड़ियों को राज्य स्तर की द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय श्रेणी में सीधी भर्ती की भी व्यवस्था की गई है। इस नीति के तहत सभी खिलाड़ियों के लिए देश का पहला खेल डिजिटल डेटाबेस भी तैयार करने का प्रावधान है। इस मौके पर मुख्यमंत्री खिलाड़ियों और उनके परिजनों को भी सम्मानित करेंगे। पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में संपन्न हुई 33वीं पूर्वी क्षेत्र जूनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 485.5 अंकों के साथ झारखंड ओवरऑल चैंपियन बना। भारतीय एथलेटिक्स संघ और बिहार एथलेटिक्स संघ के संयुक्त तत्वावधान में 10 से 12 सितंबर तक चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। झारखंड के खिलाड़ियों ने 17 स्वर्ण, 24 रजत और 20 कांस्य पदक समेत 61 पदक अपने नाम किए। श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा है कि राज्य सरकार के सभी विभागों द्वारा गरीबों, किसानों और आम लोगों के विकास के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका समुचित लाभ लोगों को मिल रहा है और जो भी कमियां हैं उसे शीघ्र ही दूर किया जाएगा। श्री भोक्ता चतरा जिले के अति नक्सल प्रभावित प्रतापपुर प्रखंड मुख्यालय में आयोजित एक फुटबॉल टूर्नामेंट के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। के लिए हम निर्देश दिए हैं कि हर प्रखंड में होर्डिंग बोर्डिंग लगेगा और उसमें कौन सा योजनाएं मेरा चल रहा है वो सब लोग पढ़ेंगे, देखेंगे और सभी लोग फिर उस पर अमली में पहनाएंगे और हमारा जो पदाधिकारी हैं वो भी जा करके जगह जगह प्रचार करेंगे। झारखंड में 46 विभाग है। सभी विभाग गरीब के लिए है, विकास के लिए है, किसान के लिए है, मजदूर के लिए है। सभी विभाग जो है इलाज के लिए, शिक्षा के लिए, सिंचाई के लिए सब काम सरकार के अंदर में सभी विभाग का काम है करना। 10 वाणिज्यिक कोयला खदानों के ऑनलाइन नीलामी आज से शुरू होगी। कोयला मंत्रालय ने वाणिज्यिक कोयला खनन के लिए बोलियां आमंत्रित की थी। मंत्रालय का कहना है कि 8 खदानों की आज और 2 खदानों की नीलामी कल की जाएगी। उत्पादन क्षमता 39.31 मिलियन टन प्रतिवर्ष है। मंत्रालय ने अब तक 85 मिलियन टन प्रतिवर्ष से अधिक की कुल अधिकतम उत्पादन क्षमता वाली 43 कोयला खदानों की सफलतापूर्वक नीलामी की है। और सेहत की बात में आइए जानते हैं मस्तिष्क के विकास के लिए सही पोषण वाकई में कितना जरूरी है। सही पोषण हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जितना आवश्यक है उतना ही महत्वपूर्ण है हमारे मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए। यदि आहार में पौष्टिक तत्वों को सम्मिलित न किया जाए या पौष्टिक आहार का सेवन न किया जाए तो मस्तिष्क में कई तरह की समस्याएं होने का खतरा बढ़ जाता है। ब्रेन हेल्थ के बारे में हम सोचें तो और करीब संबंध इसमें ऐसा है कि सडनली ही नहीं, कुछ चेंजेस धीरे धीरे हो सकता है। जैसे कुछ डेफिशिएंसी से B12 के डेफिशिएंसी आप देखें तो जो डिमेंशिया है जिसके कारण हमारा मेमोरी खो देते हैं, हमारी पर्सनालिटी चेंज होता है, वो डिमेंशिया की जो प्रॉब्लम B12 डेफिशिएंसी में हो सकता है। इसके अलावा हमने देखा कि जैसे हमारे नसें हैं, नर्व्स है, वो खराब हो सकते, पैरालिसिस हो सकता है। और विटामिन B12 ही नहीं, बहुत सारे ऐसे विटामिन है, विटामिन D है और विटामिन C के साथ आपको पता है कि हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है। अगर उसकी डेफिशिएंसी हुआ उसके दौरान कई तरह की इन्फेक्शंस हो सकती है, इन्फेक्शंस ब्रेन में भी हो सकता है। मस्तिष्क में कई अलग अलग भाग होते हैं जो सुनने, चलने से लेकर समस्या समाधान और हम कैसा महसूस करते हैं इन सभी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। मस्तिष्क स्वस्थ
और बीमारियों से सुरक्षित रहे, इसके लिए अपने आहार पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। स्वस्थ मस्तिष्क के विकास को बढ़ावा देने का कार्य गर्भावस्था से पहले ही शुरू हो जाना चाहिए। गट माइक्रोबायोम की संतुलन अगर बिगड़ा है, क्योंकि हमारे खान पान ठीक नहीं है, उसके वजह से हमको डिमेंशिया हो सकता है, अल्जाइमर्स डिसीज हो सकता है, पार्किंसंस डिसीज है और न्यूरोडिजेनरेटिव कंडीशन है। आपने ये बात सुना होगा, स्ट्रोक या ब्रेन अटैक और कुछ डिजेनरेटिव डिसीजेस है। उसके अलावा डीमाइलिनेटिंग डिसीजेस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये यंग एज में भी हो सकता है, उसके साथ भी जुड़ा हुआ है। मस्तिष्क के समुचित विकास के लिए एक मजबूत नींव की आवश्यकता होती है, जो पोषण द्वारा बनती है। बचपन से ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास और सही देखभाल पोषण पर निर्भर करता है। शरीर और मस्तिष्क के लिए पोषण और देखभाल आवश्यक है, जिससे मस्तिष्क का विकास ठीक हो और आने वाले समय में बीमारियों का खतरा कम हो। यदि आप अपने मस्तिष्क को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो पौष्टिक आहार का सेवन अवश्य करें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। मंत्री हफीजुल हसन ने मधुपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नारायणपुर बकुलिया वाटरफॉल में पर्यटन विभाग द्वारा 77,97,000 की लागत से बनाए जाने वाले पीसीसी पथ के निर्माण कार्य की आधारशिला रखी। उन्होंने इस दौरान कहा कि बकुलिया झरना जल्द पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने राज्य में बढ़ रहे आपराधिक घटनाओं, महिला उत्पीड़न और जबरन धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के संबंध में राज्यपाल को पत्र लिखा है। मंत्री चंपई सोरेन ने पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया प्रखंड के केरुकोचा हाट मैदान में जंगल बचाओ आंदोलन के नेता वीर शहीद साबुआ हांसदा के 35वें शहादत दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्वी सिंहभूम उपायुक्त ने एक फोटो साझा कर बताया है कि विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल मानगो 2 अंतर्गत पटमदा क्षेत्र में आज मेंटेनेंस कार्य के कारण दोपहर के बाद 3 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। साहेबगंज अंतर्गत पतना प्रखंड के तालाझारी पंचायत में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान कुल 337 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 219 आवेदनों का निष्पादन तत्काल कर दिया गया। प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि लंबित मामलों का जल्द से जल्द निष्पादन कर ग्रामीणों को होने वाली समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। खूंटी में पोषण माह के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों में पौधारोपण रैली और विभिन्न जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य महिलाओं के बीच एनीमिया जैसी बीमारियों के बचाव एवं उपचार, गर्भावस्था का खानपान एवं उचित पोषण के संबंध में सभी को जागरूक करना है। बोकारो न्याय सदन सभागार में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुश्री कुमारी रंजना अस्थाना की अध्यक्षता में जिला सब कमेटी एवं जिला स्तरीय निगरानी कमेटी की बैठक हुई, जिसमें संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। गढ़वा में आयोजित जनता दरबार में डीआरडीए निदेशक और अन्य अधिकारियों ने गढ़वा के ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और उनके समाधान के लिए अग्रतर कार्रवाई की। कोडरमा उपायुक्त ने जिले के सतगावा प्रखंड का दौरा कर विभिन्न विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया एवं संबंधित शिक्षकों, अधिकारियों और सेविकाओं को उचित दिशा निर्देश दिए। हजारीबाग समाहरणालय सभागार में आधारभूत संरचना एवं कोल ब्लॉक से संबंधित भू अर्जन, विस्थापितों से संबंधित मामले, सीसीएल परियोजना अंतर्गत जीएम जंगल झाड़ी जमीन और राजमार्ग परियोजना से संबंधित मामलों की समीक्षा की गई। साथ ही संबंधित अधिकारियों को जरूरी हिदायत दी गई। पलामू जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक हुई। इस दौरान उपायुक्त ने अवैध खनन के खिलाफ लगातार छापेमारी अभियान चलाने के निर्देश दिए। गढ़वा उपायुक्त के निर्देश पर सुदूरवर्ती नक्सल प्रभावित भंडरिया प्रखंड के शुरुआती पहाड़ पर स्थित लोगों की चिकित्सा जांच हेतु विशेष टीम का गठन कर चिकित्सकीय कैंप लगाया गया। जामताड़ा जिला के नारायणपुर प्रखंड स्थित मदनाडीह संकुल संगठन अंतर्गत सभी गांव में जीएसएलपीएस द्वारा सक्रिय महिलाओं के सहयोग से सामाजिक संगठन अभियान के तहत कुल 45 परिवारों को सखी मंडल में जोड़ा गया। सरायकेला समाहरणालय सभागार में आधारभूत संरचनाओं की समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान निर्माणाधीन कार्यों का स्थल निरीक्षण करने और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए निर्धारित समयावधि में बचे हुए कार्य को पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।
पलामू उपायुक्त की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। सभागार में आयोजित इस बैठक में उपायुक्त ने डीटीओ से बीते महीनों में हुए सड़क दुर्घटनाओं की जानकारी ली। साथ ही बिना फिटनेस और जर्जर स्कूली वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई का निर्देश दिया। रांची नगर निगम की मेयर आशा लकड़ा ने नगर आयुक्त को पत्र लिखकर 16 सितंबर को रांची नगर निगम परिषद की बैठक बुलाने का निर्देश दिया है। मेयर ने बताया कि इस बैठक में कुल 35 एजेंडों पर चर्चा की जाएगी। केंद्र सरकार ने घरेलू आपूर्ति को स्थिर रखने और कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए गेहूं का आटा, चावल और मैदा जैसे खाद्य उत्पादों के निर्यात पर रोक लगा दी है। कदम का असर आने वाले हफ्तों और महीनों में दिखने की उम्मीद है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि खुदरा महंगाई दर में अगस्त में मामूली वृद्धि दर्ज की गई है। ये जुलाई में 6.71% से बढ़कर अगस्त में 7% पहुंच गई है। ये वृद्धि प्रतिकूल आधार प्रभाव और खाद्य और ईंधन की कीमतों में वृद्धि दोनों के कारण हुई है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि अनिश्चित मानसून और सब्जियों की कीमतों के नकारात्मक असर के बावजूद जुलाई में खाद्य मुद्रास्फीति अभी भी चालू वित्त वर्ष के अप्रैल के 7.79% के आंकड़े से कम है। रिजर्व बैंक के गवर्नर की अध्यक्षता वाली मौद्रिक नीति समिति की बैठक 28 से 30 सितंबर को होनी है। लगातार 3 बार में नीतिगत दर में 1.4। और निर्यात के मोर्चे पर एक अच्छी खबर है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात में 30% का उछाल आया है। डॉलर पर पहुंच गया है, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 7.4 अरब अमेरिकी डॉलर रहा था। वाणिज्य मंत्रालय के जारी बयान के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में इन उत्पादों के निर्यात का लक्ष्य 23.56 अरब डॉलर निर्धारित किया गया है। इस अवधि के दौरान फलों और सब्जियों के निर्यात में 4% की वृद्धि दर्ज की गई। वहीं वित्त वर्ष 2022-23 के पहले 4 महीनों में बासमती चावल के निर्यात में 29.13% की वृद्धि देखी गई। इसका निर्यात अप्रैल-जुलाई 2021 के 1.21 अरब डॉलर से बढ़कर अप्रैल-जुलाई 2022 के दौरान 1.56 अरब डॉलर हो गया है। इसके अलावा समीक्षाधीन अवधि के दौरान गैर बासमती चावल का निर्यात 9.24% बढ़कर 2.08 अरब डॉलर हो गया है। इस तरह चालू वित्त वर्ष के पहले 4 महीनों में डेयरी उत्पादों का निर्यात 61.91% बढ़कर 24.7 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने धान के उत्पादन में कमी की आशंका के मद्देनजर गैर बासमती चावल के निर्यात पर 20% सीमा शुल्क और टूटे चावल के निर्यात पर 2 दिन पहले रोक लगा दी थी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। राज्य में सुखाड़ को लेकर आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में हर गांव में 5 नई योजना शुरू करने का निर्णय। पूरे राज्य में 5 लाख नए राशन कार्ड होंगे जारी। भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाएगी। पार्टी के संगठन मंत्री कर्मवीर सिंह ने कार्यकर्ताओं से सेवा भाव से इस मुहिम में जुटने की अपील। मौसम विभाग ने आज भी कई इलाकों में भारी बारिश को लेकर जारी किया येलो अलर्ट। रांची में पिछले 24 घंटे के दौरान मानसून सीजन में सर्वाधिक 35 मिलीमीटर बारिश। और झारखंड खेल नीति 2022 का मुख्यमंत्री करेंगे विमोचन। पूर्वी क्षेत्र जूनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 61 पदकों के साथ झारखंड बना ओवरऑल चैंपियन।